नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। दुनिया भर के तब्दीलियां और हालात, वाक़यात, मामलात की बुनियाद पर पाकिस्तान की मईशत पर बहुत सारे असरात मुरतब हो रहे हैं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। हालात, वाक़यात, मामलात के आउटकम्स को आपके सामने पेश नहीं कर सकता। बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केटें, फाइनेंशियल मार्केटें बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हैं और आगे भी रहने का इम्कान है, क्योंकि अमेरिका के दीगर और मामलात जो हैं दूसरे ममालिक के साथ वक्तन फ़वक्तन मुतासिर होते रहते हैं। ताहम हमारे साथ हालात, वाक़यात बहुत अच्छे चल रहे हैं। कशीदा हालात पाकिस्तान में भी जो सिचुएशन है वो अब पॉलिटिकली तो उसकी एक पॉजिटिव आउटलुक है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हम ये देख रहे हैं कि किसी हद तक स्टेटस को जो है वो अपने आप को इंस्टॉल और सिक्योर करने में कामयाब हो गया 27वीं तरमीम के बाद। उसके असरात अब स्टॉक मार्केट पे क्या मुरतब होते हैं, ख़ास तौर पे जो पड़ोसी मुल्क के साथ कल मामलात हो गए तो वो हमें देखना पड़ेगा। और फिर अगर स्टॉक मार्केट जब गिरावट की तरफ जाती है तो रियल एस्टेट मार्केट की रिकवरी के मुतल्लिक भी सोचना पड़ेगा कि उसमें रिकवरी कब आएगी, क्योंकि 27वीं तरमीम के बाद लोगों की तवक्को ये थी कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिल जाएगा। ठीक है जी, खैर वो अब देखेंगे आगे चल के। पाकिस्तान का तिजारती खसारा अपनी जगह बढ़ भी रहा है, लेकिन हम साथ साथ मिसलीडिंग स्टैटिस्टिक्स शाया करके गुमराह भी कर रहे हैं अवाम को। और अब गुमराह करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो अब बोलता हूँ गवर्नमेंट को कि भाई अब आप लिबरलाइज कर दो पॉलिसी, मीडिया की तरफ भी थोड़ा हल्का हाथ रख लो। उसकी वजह ये, वजह बताता हूँ। देखो, अगर किसी को इनसिक्योरिटी हो तो वो फिर करे ना, मीडिया पर कदगन लगाए या मीडिया पर पाबंदी लगाए कि भाई इकोनॉमिक्स की सही सिचुएशन या बिजनेस ट्रेड की सही सिचुएशन नहीं बताओ। तो अभी सिचुएशन ये है कि पॉलिटिकली गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी हद तक सिक्योर हो चुकी है और स्टेटस को भी अपनी जगह एक अपनी पोजीशन बना चुका है। तो अब रियलिटीज़ के बारे में बात करके ना उनका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। पाकिस्तान का फॉरेन इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम जो अपनी जगह खड़ा हुआ है और फॉरेन ट्रेड और ट्रेड डेफिसिट का मामला अपनी जगह खड़ा हुआ है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे, जनाब अतीकुर रहमान साहब, जो कि सनत, तिजारत और मईशत का एक मारूफ नाम है, इकनॉमिक एनालिस्ट के तौर पर हमारे प्रोग्राम में आज शामिल हो रहे हैं। पर इसके अलावा भी बहुत मुतहरिक रहते हैं, माशरती तौर पर भी, माशी तौर पर भी। वेलकम करता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया। अब अतीकुर रहमान साहब, बुनियादी मसला ये है कि अब ये कह रहे हैं कि साहब हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, एक तो लफ्ज़ ये इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ पैरेलल ये है कि कुछ माहिरीन का कहना ये है कि पाकिस्तान का नेट जो एक तरह से नेट एक्सपोर्ट्स का नंबर है वो कहीं और खड़ा है। फिर उसके अलावा ये है कि ट्रेड डेफिसिट की सिचुएशन अपनी जगह मौजूद है। कल अखबारात में मैंने पढ़ा तो चंद एक जगह मैंने तज्जिए पढ़े, ये था कि दोबारा से प्रेशर आएगा, इस पे डॉलर पे भी प्रेशर आ सकता है। तो इस बारे में मैं चाहूँगा कि ज़रा तफसील पेश करें। जी अतीक साहब। बहुत शुक्रिया अली। और जिस टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट पे, आपने मैंने इस पे 12 बात की है और इसके सॉल्यूशंस निकालने की भी कोशिश की है। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि हमारा ट्रेड डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इंपोर्ट्स पाइल अप हो गई और तकरीबन 58 बिलियन से ज़्यादा, और एक्सपोर्ट हमारी 32 बिलियन के करीब है। तो आप डिफरेंस निकालें तो ये कोई 26 और 30 बिलियन डॉलर के दरमियान आता है, विच इज़ मैसिव। हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे जो मेजर कंट्रीब्यूशन है हमारी एक्सपोर्ट्स में वो टेक्सटाइल की है। अब टेक्सटाइल जो ट्रेडिशनल एक आइटम है हमारा, उस ट्रेडिशनल आइटम को साथ लेकर चलने के साथ साथ हमें थोड़ा सा डाइवर्सिफाई भी करना चाहिए ताकि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें। हमारी एक्सपोर्ट्स की मार्केट्स बहुत पोटेंशियल हैं, अवेलेबल हैं, और हम देख रहे हैं कि यूएसए, यूके, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफ्रीकन कंट्रीज़ एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के अलावा हम थोड़ी सी और कुछ कंट्रीज़ को ऐड करने में कामयाब हो गए, जिनको हम फार ईस्ट कह सकते हैं, जिसमें हमने अपनी दोस्ती का फ़ायदा उठाते हुए उनसे रिक्वेस्ट की कि आपके साथ जो हमने इंपोर्ट्स के फिगर्स को इतना टॉल किया हुआ है, तो आप हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ने में और पाकिस्तान के जो प्रोडक्ट्स हैं या पाकिस्तान की जो मैन्युफैक्चरिंग है, यानी जो मेड इन पाकिस्तान है, उसको पेनिट्रेट होने में हमारी मदद करें। काफ़ी मशकूर हूँ मैं इन ममालिक का, ख़ास करके इंडोनेशिया, मलेशिया, फ़िलीपींस, जिन्होंने काफ़ी आगे आकर पाकिस्तान के साथ अपनी ट्रेड में दोस्ती दिखाई। देखिए, मैं असल दोस्ती समझता हूँ वो ट्रेड की दोस्ती है।
इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड बड़ी फेमस सेइंग है और हमने कई दफ़ा इसका जिक्र किया, इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड आर बीइंग गवर्न्ड बाय देयर ट्रेड। तो जब ट्रेड और इकोनॉमीज़ को साथ साथ रखते हैं तो इक्विलिब्रियम काफ़ी बड़ा हो जाता है और उसमें एक चीज़ जो सामने आती है कि आपकी असल रिलेशन जो है वो आपकी ट्रेड के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमें देखना ये कि हम कहाँ किसके साथ क्या ट्रेड करने में कामयाब हो रहे हैं, तो वो उतना अच्छा हमारा दोस्त है। टर्की के साथ हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, लेकिन मिलियंस की ट्रेड के अलावा हम और आगे नहीं जा पा रहे। कोशिश बहुत हो रही है, इसमें काबिल सताइश है गवर्नमेंट के इक़दाम जो इसके और प्राइवेट सेक्टर ये सारे लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं और टर्किश गवर्नमेंट खुद कोशिश कर रही है कि किसी तरह हमारी जो ट्रेड की डिफिशेंसीज़ हैं वो दूर हो जाएं। और मैं इस बात को इस तरह लूँगा कि ट्रेड को हम प्रमोट करने में कामयाब हो। अभी तक हम $5 बिलियन पे वहाँ नहीं पहुँचे जो हमने स्कोप किया हुआ है और ट्रेड किया हुआ है। उसमें लेकिन अनसाइटेड ट्रेड भी है बाय द वे। उसमें अनसाइटेड ट्रेड ये कि हमारा उनके साथ अच्छा डिफेंस का जो है वो एग्रीमेंट हुआ है, तो जहाँ तक एक्सपोर्ट्स हैं डिफेंस की एक्सपोर्ट्स वगैरह ये काफ़ी जगह जा भी रही हैं, काफ़ी जगह से आ भी रही हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि कमर्शियल एक्सपोर्ट्स जो हैं उनको बूस्ट करने की जरूरत है। हम तो कमर्शियल एक्सपोर्ट्स को हमें बूस्ट करना। तो अब इसके साथ साथ हम इसी तरह कंपेयर कर सकते हैं दूसरे मुल्कों के साथ। कल मैं देख रहा था कि मैं श्रीलंका के काउंसिल जनरल से बात कर रहा था, तो उसमें यही बात आ रही थी कि हम सरप्लस हैं कि डेफिसिट में हैं। तो बहुत सारे आइटम सामने आए जिनको अगर हम थोड़ा सा मेहनत कर लें तो श्रीलंका में उसकी डिमांड है। फार्मास्यूटिकल्स है, कॉस्मेटिक्स हैं, हमारी यूटिलिटीज़ की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, साथ में हमारी कन्फेक्शनरी है। दिस इज़ अ लॉन्ग लिस्ट जो डिस्कस हुई है, तो हम उसको अपने एक्सपोर्ट्स को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है जिस पर अगर हम डिस्कस करें तो प्रोग्राम का वक्त गुजर जाएगा। लेकिन ये बड़ी अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी है। आपने जैसे बताया पहले भी पाकिस्तान तो काफ़ी इस बारे में काविश करता रहा। आपने श्रीलंका का जिक्र किया, इसके अलावा भी जो हमारे ममालिक हैं, जैसे लोग आसियान की बात तो करते हैं, लेकिन आसियान तो अपनी जगह मकबूल है, लेकिन जो आप समझें कि साउथ ईस्ट एशिया की हमारी जो एक समझें कि अंदरूनी तिजारत है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि इस पर ज़्यादा वर्किंग नहीं है, और ख़ास तौर पे आपको पता है क्योंकि हिंदुस्तान अपना की रोल प्ले नहीं करता तो काफ़ी पाकिस्तान को भी प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से। वरना ये रीजनल ट्रेड जो है ये हमारा ये बढ़ा आगे सार्क का जो जिससे हम कहते हैं सार्क एक इकोनॉमिक ब्लॉक है, इसकी बहुत ट्रेड हो सकती है, उसमें श्रीलंका बड़ा पिविटल रोल प्ले कर सकता है। जी बिल्कुल। संजीवा साहब जो कौंसल जनरल आए हैं वो भी मेरे ख्याल इस बारे में काफ़ी काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे प्रोग्राम में भी किसी दिन इनके तवज्जुह से और ख़ुद भी हम उनको दावत दें, बहुत अच्छी बात होगी ये। तो हम आ जाते हैं अपनी बात की तरफ। तो एक्सपोर्ट नंबर्स जो आप बता रहे थे बेसिकली वो इतने अट्रैक्टिव नहीं है अभी हमें, जो कि होने चाहिए ख़ास तौर पे रीजन में भी। यहाँ पर एक और प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जो आपके सामने पेश करूँगा, वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे दो नेबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली सैंक्शनड हैं, जिसकी वजह से हमारी तिजारत बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। हमारी एक्सपोर्ट मार्केट्स भी हैं, आपको पता होगा लैंडलॉक्ड अफगानिस्तान इज़ वन ऑफ आवर बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। तो इस बारे में भी चाहूँगा थोड़ी सी आप रोशनी डालें क्योंकि वो तो हाईली रिलायंट है हमारे ऊपर। जी देखिए, जो भी ट्रेड है अफगानिस्तान के साथ या इंडिया के साथ हमारी माजी में ट्रेड रही है, वो बेशक अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम में है, क्राइसिस में, और ठीक है उसको हम अगर छोड़कर अपने दूसरे नेबर्स के साथ की बात करें, जिसमें दी अदर डे दी एम्बेसडर ऑफ नेपाल वाज हियर। जी और वो बड़ा एक्टिवली पाकिस्तान के साथ ट्रेड की बातें कर रही थी और अपॉर्चुनिटीज़ को बयान कर रही थी। तो ये प्रिविलेजेस हैं हमारे रीजन में, जिसमें हम देख रहे हैं कि फारिस की बात करने से पहले हम बात करते हैं अपने रीजन में नेपाल है, मंगोलिया है, इसके अलावा भूटान है, और आप देखें ये लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, इसके अलावा श्रीलंका है। बस मंगोलिया और भूटान थोड़ा सा पहुंचना मुश्किल है, वरना तो माशाल्लाह हम लोगों ने बहुत कोशिश की है नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ। और मैं कभी उम्मीद रखता हूं कि आने वाले दिनों में जिस तरह इनके लोग और हमारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं और जिस तरह हमारी दोस्ती है और साथ में बांग्लादेश को भी शामिल करते हैं, तो उनके साथ भी हमारे काफ़ी एक्टिवली बातचीतें चल रही हैं। जी। तो मैं समझता हूं कि जो आपने अभी बताया कि जो हमारा 30 या 32 का फिगर है एक्सपोर्ट का, वो जल्द ही आगे बढ़ जाएगा और अब थोड़ा सा ट्रेड डेफिसिट का फिगर भी कम हो जाएगा। लेकिन क्या करें उस बात को जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हमारी इंपोर्ट हमेशा पाइल अप होकर रहती है। जी। इसमें हमें थोड़ा सा करंट अकाउंट डेफिसिट की तरफ भी
जाना पड़ रहा है दोबारा से जी और जिस मुश्किल से इसको कंट्रोल किया था वो थोड़ा सा और मुश्किल होता चला जा रहा है। जी। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि ट्रेड ये जो हमारे ट्रेड पेमेंट्स हैं हमारे जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं जी, इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी हमेशा प्रेशर रहा है। इस ईज़ ऑफ प्रेशर पे हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो बहरहाल ये सारे महरक़ात हैं, प्रॉब्लम्स हैं जिनको अगर हम थोड़ा फाइनेंशियली सॉल्व करने में कामयाब हो जाए और थोड़ा हम ये देख लें कि हमारा जो इंडस्ट्रीज़ है और मैन्युफैक्चरिंग है उसकी जो ब्रांडिंग है वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ चली जाए तो वैल्यू एडिशन बहुत अच्छे से हो सकता है। अच्छा, मैं आपके सामने एक रियलिस्टिक एकेडमिक पर्सपेक्टिव रखता हूँ क्योंकि अब तो आप भी एक एकेडमिक लिटरेरी पर्सनैलिटी हो गए हैं इंटरनेशनली, आपने पर्चा भी अपना पेश किया। देखिए, मैं आपको रियलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री बताता हूँ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान की रियलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री फॉर एक्सपोर्ट ग्रोथ सिंगल डिजिट से कभी नहीं बढ़ेगी अगर हम अभी जिस तरह से चल रहे हैं वैसे चलें, क्योंकि हमारे कुछ प्रॉब्लम्स इनहेरेंट है। नंबर 1, हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है ना वो कंपेटिटिव नहीं है और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर सबसे अहम जो मेरे नज़दीक नुक्ता है जिसके ऊपर आप भी काफ़ी दफ़ा प्रोग्राम में रोशनी डालते रहे, वो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर है, इलेक्ट्रिसिटी कह लें, अब जो हमारे यहाँ टर्मिनोलॉजी कॉस्ट ऑफ एनर्जी कह लें, चलें कंप्रीहेंसिव जो अगर वर्ड यूज़ करना चाहें, कॉस्ट ऑफ एनर्जी हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सेकेंडली, जो मैंने इंटरव्यू लिया, आप भी मिलते रहते हैं, सुबह शाम ताजिर सनतकारों से मिलते हैं, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल की नॉन अवेलेबिलिटी एक चैलेंज हो गया। अच्छा, तीसरा नुक्ता आपके सामने सीधा साधा पेश कर देता हूँ, वो है एंटरप्रेन्योरशिप और विजनरी लीडरशिप से रिलेटेड बिजनेस एरिना में। क्योंकि देखें, पॉलिटिकल लीडरशिप का कोई लेना देना नहीं, अमेरिका को तो उनकी एंटरप्रेन्योरशिप ने बनाया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब भी एक एंटरप्रेन्योर है, एक बिजनेसमैन है, सारी ज़िंदगी बिजनेस की है। और अगर आप किसी और कन्वेंशनल कंट्री के अंदर भी चले जाएं तो मैं आपको बता दूं, ये एंटरप्रेन्योरल या तो विजन या फिर विजन जो है वो वर्ल्ड विजन हो। महातिर मोहम्मद साहब का एकदम हम प्रोग्राम में जिक्र किया था, 100 बरस से ज़्यादा उम्र हो गई उनकी, लेकिन आपको पता है वो सियासत में कब आए थे? जो अभी अतीक रहमान साहब आपकी उम्र है ना, तकरीबन लगभग यही उम्र उनकी थी जब वो सियासत में आया, आप किताबों में पढ़ लें। ठीक, तो यानी एक शख्स जो कि पक्की उम्र का आदमी था, सिर्फ अपनी विजन की वजह से वहाँ पर उसने सियासत ज्वाइन की और फिर आपको पता है क्या हुआ, मलेशिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि ये जो नुकात मैंने आपको बुनियादी बताए, अगर आप इनका सलूशन पहले अगर सलूशन नहीं सीख करेंगे तो फिर अगला कदम तो हो ही नहीं सकता ना। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे चैप्टर क्लोज हो गया, क्या कहते हैं आप? बहुत सही बात की एंड टोटली अग्रीड कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ बिजनेस नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि कंपटीशन में हमें प्रॉब्लम है। जी। अली, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, मैं इस पर भी बात करना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले उस बात का तसल्सल बरकरार रखते हुए कि ट्रेड डेफिसिट्स में हमको क्या करना है और जो सबसे इम्पोर्टेंट रिव्यू है आज वो ये है कि देखिए, हम अपने ट्रेडिशनल आइटम्स का जो किरदार है वो देख रहे हैं ऑलरेडी। हमारी टेक्सटाइल ने हमेशा हमारी एक्सपोर्ट्स को बूस्ट दिया, हालात कैसे भी रहे। देखिए, कंपटीशन की वजह से और एनर्जी प्राइस क्राइसिस की वजह से और शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल की वजह से, एक पाइल अप ऑफ ऑन द इंपोर्ट होने की वजह से, फिर जब हम रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट कर रहे हैं 100% और आपने मैंने हमेशा बात की कि हम कम से कम 30 से 40% रॉ मटेरियल अपने मुल्क पे बना रहे हैं। जी। तो ये ग्रेविटी है सिचुएशन की और आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा हमें एक चीज़ देखने की ज़रूरत है, वो ये है जिसपे ट्रेडिशनल आइटम्स मेरे मुल्क के एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उसमें हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें कुछ थोड़े से नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स की तरफ जाना होगा, जिसपे सबसे लीडिंग है फर्नीचर। हम अपने फर्नीचर की एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, हमें इंटरनेशनल एग्जीबिशंस करनी पड़ेंगी, इंटरनेशनल बायर्स लाने पड़ेंगे। बात मेरी यही थी और दोबारा से मैं चाहूँगा इनको दोहरा भी दें उस बात को कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो एनर्जी प्राइसेस का है। तो मैं चाहूँगा अतीक साहब आप ही इस बारे में बात करें तफसीली। जी, एनर्जी क्राइसिस के ऊपर काफ़ी दफ़ा हमने बात की और अभी भी कर रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही होगा, क्योंकि हमें एक बहुत बड़ा जो धचका लग रहा है वो ये है कि लैक ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिरती चली जा रही है और ज़ाहिर है जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिर रही तो लामहला एक्सपोर्ट भी गिरेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी नहीं। तो हम जो फिगर्स पे
आज बात कर रहे हैं कि हमारा फिगर ये है और ट्रेड डेफिसिट हो रहा है और इंपोर्ट पाइल अप होती जा रही है। जाहिर है जब हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं होगी और वो चीज़ें हम आगे नहीं बेच पाएंगे या हम प्रोडक्शन में प्रॉब्लम कर रहे होंगे तो हम फिर इंपोर्ट का ही सहारा लेंगे ना। जब हम इंपोर्ट का सहारा लेंगे तो हमारे इंपोर्ट्स के फिगर्स बढ़ेंगे। जब इंपोर्ट्स के फिगर बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। जब ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा तो हम किस तरह से आगे अपनी इकोनॉमी को लेकर चल सकते हैं। तो हमें इस ट्रेड डेफिसिट को, इस ट्रेड गैप को जितनी जल्दी हो सके कंट्रोल करना है। और फिर वही बात आ जाती है कि इसको कंट्रोल करने के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लाना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है हमारा, हम कंपटीशन में जा रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम हो रहा है। और उसमें सबसे बड़ा जो लीडिंग कंपोनेंट है जो हमारी एक्सपोर्ट्स को आगे बढ़ने से रोक रहा है, ये हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे हाइल हो रहा है, वो यही है कि हम अपनी एनर्जी कॉस्ट को अपनी सर्वाइवल के लिए कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उस लेवल पे जिस लेवल पे हमें चाहिए, और जहाँ पर हम अपनी कॉस्ट को मैच कर सकें। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स के साथ साथ आपने शुरू में जिक्र किया कि हमें रॉ मटेरियल्स का भी प्रॉब्लम है। ये बड़ा एसेंशियल प्रॉब्लम है। जब तक हम लोकली रॉ मटेरियल नहीं प्रोड्यूस करेंगे, और फिर मैं यही कहूँगा कि लोकली रॉ मटेरियल आप तभी प्रोड्यूस कर सकते हैं जब आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री पे बात करें। ये वो पुरानी बात आ गई कि आपको अपनी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए हर तरह से इस पे इंसेंटिव्स पे जाना पड़ेगा और इस पे काम करना पड़ेगा। अच्छा, ये मैं आपके सामने इस मौजू को थोड़ा सा स्ट्रेच करूँगा, उसकी वजह आपको बताता हूँ। कल इत्तेफाक से मुझे एक और टीवी प्रोग्राम भी देखने का मौका मिला जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो तो हमारी सेकेंडरी या आप समझे इससे कहीं पीछे इशू है, हमारा मेन इशू एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन है। देखें, बात ये पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है ना वो ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मार्केट, और ये इन्होंने बड़ा अच्छा हाईलाइट किया है। क्योंकि अगर आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करते, आप इंपोर्ट रिलायंस की तरफ जाते हो, और अगर आप इंपोर्ट रिलायंस की तरफ जाते हो तो आपका प्रॉब्लम ट्रेड डेफिसिट का अपनी जगह खड़ा रहेगा। सही कह रहा हूं मैं? और बेहतरीन बात की। तो इसको फिर हाईलाइट करना है। हाँ। अभी जिस जगह पर भी, जिस प्लेटफॉर्म पे भी जाना है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में भी बात कर। जी, मैंने तो आपने देखा अली, हमेशा आपने भी इनकरेज किया कि मैंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे बहुत बात की है, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे जाएंगे तो वो रॉ मटेरियल वाला फैक्टर जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। हमेशा बात यही हुई है कि यार अगर हम 100% रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस नहीं कर पाते तो कम से कम हम इस साल 30 से 40% तो रॉ मटेरियल अपना लोकली प्रोड्यूस कर लें। इसमें फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल भी है, केमिकल्स भी हैं, और जो भी आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, टेक्सटाइल्स भी है, सब में रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। ये सारा का सारा अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारे इंपोर्ट पे तो बहुत बड़ा बिल बनेगा और फॉरेन एक्सचेंज पे इसका असर आएगा। और फिर ज़ाहिर है आप समझते हैं कि आगे जाके फिर हमारी करेंसी पे भी इसका असर आता है, और जब करेंसी पे असर आता है तो फिर हमेशा डॉलर डोमिनेट कर रहा होता है, और जब डॉलर डोमिनेट कर रहा होता है तो रुपी पैरिश हो रही होती है, फिर नीचे की तरफ जा रही होती है। दिस इज नॉट अ वेरी वेरी हेल्थी साइन। मैं आपको बड़े कंपोनेंट बड़े चंक्स की तरफ आता हूं कि जो हमारे बड़े चंक्स हैं इंपोर्ट के, सबसे बड़ा जो हमारा चंक है, नाजरीन आप शायद इस चीज़ से वाकिफ़ तो हैं, वो है फॉसिल फ्यूल्स, जो कि एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम दूसरे ममालिक से मादनी तेल मंगवाते हैं। आप हैरान होंगे नाजरीन, सेकंड या थर्ड पोजीशन पे, कभी सेकंड पोजीशन पे आ जाता है, कभी थर्ड पोजीशन पे आ जाता है। हमारा सेकंड या थर्ड जो बड़ा चंक है वो है एडिबल ऑयल। आप शॉक होंगे। एडिबल ऑयल यानी खाने का तेल जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री अपने मुल्क के अंदर खुद नहीं बना सकता। यह हम प्रोड्यूस, बेसिक जो हमारे इस बारे में इंपोर्ट पार्टनर्स हैं मलेशिया एंड इंडोनेशिया, जो मुझे नॉलेज है। और आपको बताऊं दूसरे या तीसरे नंबर पर compete कर रही है केमिकल्स इंडस्ट्री। उसमें केमिकल्स भी हैं, डाइज भी, बहुत बड़ी वैरायटी होती है। केमिकल एक समुंदर है, उसमें पेट्रोकेमिकल भी होते हैं, उसमें इंडस्ट्रियल केमिकल भी होते हैं। ये तो खैर आपका लॉजिस्टिक्स से ताल्लुक है, आप जानते हैं इस बात को। तो टॉप 3 को तो पहले उठा लें सर। मेरे ख्याल से इन टॉप 3 को ही अभी तक हमने टैकल नहीं किया, मेरा जहाँ तक ख्याल है। जी, जहाँ तक एडिबल ऑयल का ताल्लुक है, इस पर पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की है। और आपने जिन कंट्रीज़ का नाम लिया जो पाकिस्तान के बेपनाह करीबी दोस्त हैं, मलेशिया एंड इंडोनेशिया, उन्होंने भी हमारी बड़ी मदद की है कि किसी तरह पाम ऑयल यहाँ पे ग्रो। लेकिन उस पाम ऑयल की ग्रोथ में ना आपको पानी की बड़ी ज़रूरत है। हम लोग थोड़ा सा डेफिशिएंसी होती है, हमें वाटर की कमी है, तो उसकी वजह से हम वो पाम ऑयल की लोकल प्रोडक्शन करने में कामयाब नहीं हो रहे। वो प्लांटेशन हमारी कामयाबी की तरफ नहीं जा रही। आपने बिल्कुल ठीक करा कि हमें जो चीज़ें चाहिए, ये 3 चीज़ें जिनका आपने नाम लिया, वो तीनों चीज़ों को अगर हम उठाने में कामयाब हो जाएं
तो हम समझते हैं कि हम अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को टू दी मार्क लाने में कामयाब हो जाएंगे, और साथ ही साथ हमारी एक्सपोर्ट जो है, जिसका हम परेशान है कि ये हमारी जो आगे नहीं बढ़ रही, और अगर बढ़ भी रही है तो फिर पीछे चली जाती है कभी कभी। तो इस फिगर से हमको इसको आगे बढ़ाने के लिए बेशक ये मेहनत करने की जरूरत है। कोई ना कोई रास्ते ज़रूर मौजूद हैं जिन पर हमको काम करना है। अगर इन तीन को लेस कर दिया जाए, मैं आपको शॉक करूं, अगर इन तीनों को लेस कर दिया जाए तो आपका ट्रेड डेफिसिट नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगा। और बोले यानी आपको जो ये सारा रेमिटेंस आएगी ना, ये सब बोनस हो जाएगा। प्रॉब्लम असल में क्या है कि हमें जो तासुर दिया गया वो गलत है। पाकिस्तान इंडिजिनसली इतनी पेट्रोलियम नहीं रखता, ना इतनी एनर्जी रखता है कि वो अपनी लोकल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। अनफॉर्चुनेटली 90s के अंदर पाकिस्तान ने स्ट्रेटजी बनाई थी, आप शायद उससे वाकिफ हो, हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट जी के नाम से फंड वगैरह भी बने में है ना। यस, पहला सीएनजी पंप सीएसडी के सामने लगा था कराची में। इसका पर्पस भी यही था कि हम सब्सिक्वेंटली पेट्रोलियम को फेज आउट कर दें। फिर उसके अलावा बहुत सारे और मुल्क हैं जिन्होंने मकई या और जो अजनास होते हैं इससे एथेनॉल निकाल कर तो ब्लेंडिंग में अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली थी। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल नहीं है, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो पाकिस्तान ने कोई एफर्ट नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाते हैं तो आई एम श्योर कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। और एडिबल ऑयल का जैसे इन्होंने बात की, बहुत सारे लोगों ने बात की है कि पाकिस्तान, वैसे पाम ऑयल इज़ द चीपेस्ट टू ग्रो, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर, आप पहले भी पाम, मेरे ख्याल आप में से कम लोग शायद ये जानते हो, लेकिन मलेशिया इंडोनेशिया के अंदर इतने बड़े पैमाने पर नहीं था। ये ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर है, उन्होंने लगाया ये एज टू अर्न कैश। लेकिन ये कि, और तीसरा केमिकल, उसके लिए तो बड़े बड़े प्लेयर आपके मुल्क में मौजूद हैं। कुछ आपके हमारे दोस्त भी हैं उसमें शामिल, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं, लेकिन वो इंडिजिनसली प्रोड्यूस नहीं करती। वो क्या करते हैं, वो इंपोर्ट करते हैं। और वो बड़े प्लेयर्स हैं, उनके गेम को आप छेड़ नहीं सकते, बिकॉज दे विल गेट वेरी डिस्टर्ब्ड। उनका एक एक केमिकल जो होता है वो $1 मिलियन केमिकल है। तो आप खुद सोचो, इंपोर्ट बिलियंस की है, लेकिन एक एक केमिकल $1 मिलियन केमिकल है, उसके जो जुज होते हैं वो सब। तो मेरे ख्याल से अगर इन तीनों पे वर्क कर लें, उसके अलावा भी अगर आप चाहें तो मैं आपको बताता हूं, इसमें देखें एक और कंपोनेंट जो आपको शॉक करेगा, प्रोसेस्ड फूड। ये पहले इतना बड़ा कोई अहम नुक्ता नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब प्रोसेस्ड फूड, फूड आइटम, फूड एलाइड वगैरह वगैरह, और उसकी रॉ मटेरियल कह लें या इनपुट कह लें, वो आज आप देखें उसकी इंपोर्ट कितनी ज़्यादा है। नहीं, वो ठीक है, इंपोर्ट अपनी जगह है अली, लेकिन बात यह है कि प्रोसेस फूड पे पाकिस्तान ने खुद भी बड़ी काम किया है। आप इस चीज़ के गवाह है कि जो इतनी बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस फूड पे लगती हैं हमारे यहाँ, और हमने पिछले दिनों कॉन्फ्रेंसेस किए हैं फूड पे, तो हमने काफ़ी हद तक अपनी एक्सपोर्ट के पोटेंशियल में फूड को भी डाला है। बेशक बिलियंस में ना हो, लेकिन मिलियंस में हो रही है, इसको हमें एडमिट करना चाहिए। एक्सपोर्ट भी हो रही है, एक्सपोर्ट का ही कह रहा हूँ कि एक्सपोर्ट जो हो रही है, बेशक वो बिलियंस में ना हो रही हो, लेकिन वो मिलियंस में तो हो ही रही है। तो इसको बढ़ाना है, बिल्कुल सही कहा। देखिए अली, बात पता है क्या है कि हम बात कर रहे हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री की, साथ में हम इसके साथ ना एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और न्यू इंडस्ट्रियल जोन्स की बात करते हैं। लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है कि हम वहाँ पे कोई टैक्स हॉलीडेज मांगें, या हम वहाँ पर कोई डिस्काउंट्स मांगें, या कोई टैक्स रेमेडीज मांगें। ये पॉसिबल नहीं है अभी। तो बात सारी है कि जब एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स नए बने, या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने, या नए इंडस्ट्रियल जोन्स बने, वहाँ हम रेमेडीज की तलाश में चले, तो वहाँ हमें अवेलेबल नहीं होनी है, हमें रिस्ट्रिक्शंस है। और वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है भी नहीं, ऑब्जेक्टिव भी नहीं है उसका। वो टाइटनिंग इकोनॉमीज में शुमार होता है, वो एक अलग बहस है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आज के प्रोग्राम से फायदा उठाते हुए इस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री पर अगर काम हो और इस पे रेमेडीज मिले, इस पे डिस्काउंट मिले, इस पे टैक्स हॉलीडे मिले, तो कोई इतराज नहीं है। इसको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इस पर हमें टैक्स हॉलीडेज दे दे, तो सब लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे आ जाए। तो मेरी आपकी ये तकलीफ जो रॉ मटेरियल 100% इंपोर्ट कर रहे हैं, उससे हम निकल के जो हमारा टारगेट है कि कम से कम 2025 में जाते जाते 2025 में हम कुछ ना भी ना हो तो 30 से 40% अपना इंडिजिनसली, अपना लोकली रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाए। ये बड़ा अहम नुक्ता इन्होंने उठाया है नाजरीन। हम एक्सपोर्ट को तो प्रमोट कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो, मैं कहना तो नहीं चाह रहा, लेकिन हम इतना बूस्ट नहीं कर पाए। लेकिन अगर हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे वर्क करें, उसके ज़रिए इंपोर्ट्स को कम कर दें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ट्रेड डेफिसिट को कम करना है, ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ाना नहीं है। ये एक जी दो धारी तलवार है ना, इसी तरह। तो अब इन्होंने जैसे बताया कि आप
चलो आपको इतना ज़्यादा एतराज़ है कि जो लोग ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बेनिफिट नहीं उठाएं, तो आप न्यू एंट्रेंट्स को जो कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे वर्क करना चाह रहे हैं, कोई टैक्स हॉलीडे, कोई बेनिफिट, कोई इंसेंटिव दे दें। और मेरे ख्याल से मैं आपको बता रहा हूँ नाजरीन, अगर ऐसी अप्रोच अपनाई गई, ये 60s में आई थी अप्रोच, अगर ये अप्रोच अपनाई गई तो मैं आपको बता रहा हूँ आपका ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल में आ जाएगा। इनका सजेशन बहुत ज़्यादा वैलिड है, गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना है। मैं कहता हूँ चलो आज हमने टॉप 3 डिस्कस की, आप इंटरनेट पर चले जाएं, आपको टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 सबकी लिस्ट मिल जाएगी। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स एक वेबसाइट है, उस पर देख लीजिएगा, उसमें पूरा कंपोनेंट चार्ट बना हुआ होता है। पाकिस्तान ने अपनी ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के पास भी होगा मेरे ख्याल से, उन 50 आइटम्स पे जो आज इस मुल्क के मेजर कंपोनेंट्स हैं। नहीं अली, तो 10 ले लें, 20 ले लें, अली आप उन पे टैक्स हॉलीडे दे दें। फिर आप देखें ना, रिसर्च डिपार्टमेंट्स कायम हो गए इतने बड़े बड़े। हमारे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अपना इतना बड़ा रिसर्च डिपार्टमेंट है, फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इतना बड़ा है। उन रिसर्च डिपार्टमेंट से हम जब किसी बात के लिए जरूरत पड़ती है तो हेल्प लेते रहते हैं, तो वहां से भी आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, और वो डाटा बहुत रिलायबल डाटा है। तो उस डाटे के बेसिस पे आपकी वो टॉप 3 इंडस्ट्रीज और या मैं तो टॉप 3 बताइए आपको, ये पिछले, अच्छा ये ट्रेंड है, इट्स नॉट नेसेसरी, समटाइम्स 3 मूव टू 4, 4 मूव टू 3, डिपेंड्स। कैसे मैं आपको एक बड़ी हैरानकुन बात बताऊंगा कि लॉकडाउन पीरियड और उससे 1-2 साल पहले मशीनरी वाज बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्ट। इट इज स्टिल जब इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी तो इंपोर्ट ऑफ मशीनरी बढ़ेगी। जी, ये तो ऑटोमेटिक है। तो ये देखिए अली, बहुत सारे आइटम्स पे बात करने से बेहतर है कि अगर आपके वो 3 पॉइंट्स लेकर के हम बात करें तो वो तीनों पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर उस पर काम कर लिया जाए और कामयाबी हासिल कर ली जाए तो आपका डेफिसिट रवां दवा हो जाता है। लेकिन जो बात आपने इसके बाद की है ना, उसको भी ज़रा सा जोड़ते हैं। बात यह है कि जब तक गवर्नमेंट एक इंसेंटिवाइजेशन प्रोग्राम नहीं बनाएगी फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, तो मेरे ख्याल से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं होगी। क्योंकि देखें, हमारे जो बिजनेसमैन ट्रेडर्स हैं ना, ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बहुत शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखते हैं। एक साइकिल, एक सीज़न, 1 साल, 2 साल। प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान फिर बन गया ट्रेडिंग स्टेट। अब क्या है कि अगर मैं जोड़िया बाज़ार या खोड़ी गार्डन चला जाऊँ, वहाँ से जाकर मुझे दुनिया जहाँ की कोई भी चीज़ चाहिए वो मुझे पाकिस्तान से ज़्यादा सस्ते दामों पे मिल जाएगी, चाइना से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर वो मैं मंगवा रहा हूँ तो मुल्की इकॉनमी पे उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये किसी ने नहीं सोचा। सही मुझे बताएं आप। बिल्कुल। देखिए, कैलकुलेटर जब मैं निकालता हूँ और ये मुल्क नेगेटिव मुझे दिखाता है ट्रेड, ये मैं इसको ट्रेड डेफिसिट को यही कहता हूँ, नेगेटिव ट्रेड, बुरा ना मानिएगा। लेकिन अगर मेरा ये लॉप साइडेड ट्रेड बैलेंस है तो ये नेगेटिव है मेरे मुल्क के लिए। इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि बाद में मेरे पास फॉरेन करेंसी रिजर्व्स ख़त्म हो जाते हैं। और आपको मैं अभी बड़ी अजीब बात बताऊंगा अतीक साहब, आप रिलाई कर रहे हैं एक बहुत सेंसिटिव इशू पर, जिसकी वजह से यू हैव टू प्ले द सेम ट्यून एज IMF। रीज़न है आप रेमिटेंस पे रिलाई कर रहे हो। रेमिटेंस पे रिलाई करते हो, आपको वाइट लिस्ट में भी आना है। रेमिटेंस पे रिलाई करते हो, आपको ECD में भी आना है। आपको दुनिया भर की हर रेगुलेशन फॉलो करनी है, क्योंकि द मोमेंट इंटरनेशनल बैंकिंग चैनल अगर आपको किसी भी वजह से स्ट्राइक आउट करता है, आपकी रेमिटेंस ख़त्म। ये एक बड़ी शॉकिंग और बड़ी अजीब चीज है, लेकिन मुझे टीवी पे ये कहना नहीं चाहिए। ये राइट बात है ना। आपको तो पता है आपके साथ कितने प्रोग्राम किया हमने। अगर वो हमें जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते कि साहब आप इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम के साथ कंसिस्टेंट नहीं है और हम आपकी रेमिटेंस अलाउ नहीं करेंगे या हम इसकी एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग करेंगे, तो फिर हम एक अजीब सिचुएशन में आ जाएंगे अतीक साहब। तो मेरा ख्याल है जो अप्रोच आज हमने डिस्कस की, सोल्यूशन बेस्ड क्वालिटी डिस्कशन है। अगर इसको आप सुने समझें तो आपको पता लगेगा इसमें कितने सारे सजेशंस हमने गवर्नमेंट को और प्राइवेट सेक्टर को दिए। आपने कहा वो हम उनकी रिसर्च एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उनको ये इस तरह की कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन से भी लेसन लेना चाहिए। चैम्बर्स को भी लेना चाहिए, फेडरेशन को भी लेना चाहिए, उनके रिसर्च डिपार्टमेंट्स को भी लेना चाहिए कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन को पहले रखो। ये फ़िलासफ़ी है, फ़िलासफ़ी पे वर्क है। काफ़ी मुफस्सिल गुफ्तगू हुई हमारी, हमने सोल्यूशंस कुछ सजेस्ट भी किए और कुछ नुकात ऐसे थे जिनके ऊपर हमने बात की। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, बिलखुसूस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स और एनर्जी प्राइसेस हमारे यहाँ बहुत ऐसी कॉम्प्लिकेटेड हैं जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। आज अतीकुर रहमान साहब के साथ इस बारे में मुफस्सिल गुफ्तगू की। आगे आने वाले दिनों के अंदर भी नाज़रीन कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को हम आगे लेकर चलें। देखें, ये वक्त आ गया सॉल्यूशंस प्रेजेंट करने का और गवर्नमेंट का वक्त आ गया है कि अब वो हमारे सॉल्यूशंस को सुने और फ़ौरन इम्प्लीमेंट करें।
देखिए ये बातचीत अब क्या होगा क्या नहीं होगा, देखिए ऑल लीडरशिप इज़ नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग पाकिस्तान इकोनॉमी इन द राइट डायरेक्शन। तो वो लीडरशिप किससे इंस्पायर होगी? वो लीडरशिप हमारे ही मुल्क से जनरेटेड आइडियाज़ और सजेशंस को लेकर आगे चलेगी तो ज़रूर बेहतरी आएगी। और भी एक्सपर्टीज़ को सीख कर सकते हैं, हम तो अपनी सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। वी ट्राई टू पुट इन आवर बेस्ट इन ऑर्डर टू फाइंड सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, नॉट कंप्लेंट्स। सिर्फ शिकायत नहीं, साथ में सोल्यूशन भी दे रहे हैं आपको। वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।